38 नंबर क्वेश्चन है, हदीस मन अनजरा फ़ी आउनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी आउनि अख़ी के मुताबिक अल्लाह ताला बंदे की मदद कब तक करता रहता है। तो इस हदीस का तर्जुमा है कि अल्लाह ताला बंदे की मदद तब तक करता रहता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद करता रहता है। तो इसमें ऑप्शन सी दुरुस्त है कि अल्लाह ताला बंदे की मदद तब तक करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। 39 नंबर MCQs है, मामून रशीद ने इस्लामी सल्तनत में क्या ऐलान किया। मामून रशीद ये इब्तदाई अब्बासी खुलफा में शामिल है। इसने इस्लामी सल्तनत का जो सबसे अहम ऐलान किया वो ये था कि कुरान पाक को मखलूक माना जाए। चूँकि मामून रशीद ख़ुद मुतज़िला अक़ायद का आमिल था, इसलिए मुतज़िला अक़ायद के मुताबिक कुरान को मखलूक माना जाता है। और जिन लोगों ने मुतज़िला अक़ायद की खिलाफ वर्जी की उनको इसने कोड़े भी लगवाए और उनको पाबंद सलासल किया। तो मामून रशीद ने इस्लामी सल्तनत में ऐलान किया था कि कुरान को मखलूक माना जाए। 40वां सवाल है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था। हज़रत जुनैद बगदादी का असल नाम ऑप्शन सी जुनैद बिन मोहम्मद बगदादी था। 41 नंबर क्वेश्चन है, ग़ज़वा तबूक के मौके पर इस्लामी लश्कर के पास कितने ऊँट थे। ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में हुआ और ये उस वक्त ये रूमियों के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मदीने से बाहर निकल कर पेशकदमी थी, जिसमें अगरचे मुकाबला तो नहीं हुआ लेकिन जो मुसलमान हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीने से बाहर जाकर तबूक के मकाम पर आपने डेरे डाले। तो इसमें ये इसको ग़ज़वा उसरा भी कहा जाता है। गर्मी के मौसम में, तंगी के ज़माने में ये ग़ज़वा पेश आया था। तो इसमें इस्लामी लश्कर के पास ऑप्शन ए 30 ऊँट थे। 42वां क्वेश्चन है, हदीस मुबारक की रूह से किस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जुम्मे वाले दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। इंग्लिश के आगे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर। मेरे उस्ताद मेरे रवैये के बारे में कभी शिकायत नहीं करते। आइडेंटिफाई द वर्ड विद इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग क्या होता है कि किसी भी जो वर्ड होता है, यानी ख़ास तौर पर जो बेस फार्म होती है, उसके साथ अगर हम ING का इजाफा कर दें, S का या ES का इजाफा कर दें, तो वो जो फॉर्म बनती है उसको हम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहते हैं। तो माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर। अब देखें, कंप्लेन्स एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो असल में कंप्लेन था, इसके साथ हमने एस का इजाफा किया है तो कंप्लेन्स बन गया है, जो कि हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है। तो इसमें ऑप्शन डी यानी कंप्लेन्स ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग वाला वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द फाइनल स्पीच, आखिरी तकरीर के बाद, द ड्रमर हर्ल्ड हिज स्टिक एट द क्राउड। जो ढोल पीटने वाला था, ड्रमर था, उसने क्राउड की तरफ, हुजूम की तरफ अपनी सोटी या जो अपनी स्टिक है वो लहराई या ज़ोर से या गुस्से से फेंकी। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने इस सारे जुमले में सब्जेक्ट बताना है। तो इसमें चूँकि सारा काम ये ड्रमर कर रहा है कि ड्रमर ने अपनी स्टिक क्राउड की तरफ फेंकी थी, तो ड्रमर काम करने वाला है और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, इसलिए द ड्रमर इसमें सब्जेक्ट है, ऑप्शन सी। 54 नंबर MCQs मैथ से रिलेटेड है। इफ़ U इज़ इक्वल टू ABCDEF एंड A इज़ इक्वल टू ABEF एंड B इज़ इक्वल टू ABC, देन फाइंड A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। अब हम पहले देखते हैं कि A कंप्लीमेंट होता क्या है। A कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि U माइनस ए, यानी ऐसे मेंबर्स के जो U में मौजूद हों लेकिन A में मौजूद ना हों, उनको हम कहते हैं A का कंप्लीमेंट। मतलब पहले हम U लिखेंगे, फिर उसमें से A वाले माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा U माइनस A, यानी A का कंप्लीमेंट वो बनेगा CD। इसी तरह B का कंप्लीमेंट से मुराद हो जाएगी U सेट में से B का सेट निकाल देना है, तो जो U के मेंबर बचते हैं वो होते हैं DEF। अब हमने चूँकि फाइंड करना था A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन से मुराद के जो दोनों में कॉमन होंगे, तो अब देखें A कंप्लीमेंट और B कंप्लीमेंट में जो कॉमन हमारे पास मेंबर है वो है D, जो कि था ऑप्शन C। तो इसलिए ऑप्शन C यानी D इज़ राइट ऑप्शन। 55 नंबर क्वेश्चन है, एन आर्क लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द कॉर्नर एट द सेंटर O ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करने हैं। अब देखें, सबसे पहले बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि दो रेडियस मिलते हैं तो एक डायमीटर बनता है। चूँकि हमें डायमीटर दिया हुआ है और फार्मूले में हमें रेडियस चाहिए होता है, तो
2 रेडियस इज इक्वल टू 1 डायमीटर, तो फिर 1 रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास चूंकि डायमीटर 4 दिया हुआ है तो रेडियस हासिल करने के लिए 4 को डिवाइड कर देंगे 2 पे के ऊपर, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब आर्क लेंथ का फार्मूला होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा। अब हमारे पास आर्क लेंथ मौजूद है 6 सेंटीमीटर, रेडियस भी आगे हमारे पास 2। अब थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो थीटा विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 3। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 रेडियंस, यानी ऑप्शन डी। 56 नंबर क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रॉड इज अबाउट 250 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन मीटर्स। एक रॉड है हमारे पास, उसकी लंबाई 250 सेंटीमीटर है, मीटरों में ये कितनी होगी। हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। अब 250 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे 250 डिवाइडेड बाई 100, तो जो भी जवाब आएगा वो मीटर में आएगा। तो 250 को जब हम 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.5 मीटर, यानी ऑप्शन बी। अच्छा, ये एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 पे डिवाइड कर देते हैं, तो अगर 250 को डायरेक्ट हम 100 के ऊपर डिवाइड करते हैं तब भी जवाब 2.5 मीटर आता है। 57 नंबर क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए राइस ग्रेन इज 0.9 सेंटीमीटर। हमारे पास जो चावल का एक दाना है उसकी लंबाई 0.9 सेंटीमीटर है। इफ़ समीर हैज़ 10, 100 एंड 1000 सच ग्रेन्स ऑफ राइस, अगर समीर के पास 10 और 100 और फिर 1000 इसी तरह के दाने हों चावल के, कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द राइस ग्रेन्स। तो हमने टोटल लंबाई मालूम करनी है कि वो जो चावल के दाने की जो सारी लंबाई होगी, टोटल मजमुआ कितना होगा। तो इसको दो तरीकों से हम मालूम कर सकते हैं। देखें, एक तो यह है कि लेंथ ऑफ 1 राइस है 0.9 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ 10 ग्रेन, चूँकि उसके पास पहले एक थैली में समझ लें कि 10 ग्रेन्स हैं, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 9। तो पहले जो उसके पास 10 दाने हैं उनकी लंबाई आ गई 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ 100 ग्रेन्स, 100 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 सेंटीमीटर। ये दूसरे शॉपर में, दूसरे थैले में जो उसने ग्रेन्स डाले हुए हैं जिनकी तादाद 100 है, उनकी लंबाई आ गई। लेंथ ऑफ 1000 ग्रेन, इसको भी 1000 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 900 सेंटीमीटर। अब हमने चूंकि टोटल मालूम करनी है तो लेंथ ऑफ 10 ग्राम जो 9 थी उसको प्लस करेंगे, लेंथ ऑफ 100 ग्राम जो 90 थी और इसको प्लस करेंगे लेंथ ऑफ 1000 ग्राम जो कि 900 थी, तो टोटल आएगी 999, यानी ऑप्शन ए। एक और तरीका ये हो सकता है कि हम 100 और 1000 और 10 इनको जमा करें अगर, तो हमारे पास जवाब आता है 1110। अब इस 1110 को हम 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास यही जवाब आता है 999 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है द स्क्वायर शेप पार्किंग एरिया इज 225 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक पार्किंग एरिया है जो स्क्वायर शक्ल का है, मुरब्बा शक्ल का है, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। फाइंड द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ टाइल्ड पाथ अराउंड इट एट द रेट ऑफ 235 सेंटीमीटर 235 रुपीज़ पर मीटर। हमने ये जो पार्किंग एरिया है इसके बाहर हमने टाइलें लगानी हैं और टाइलों का एक पाथ बनाना है, एक रास्ता बनाना है, और उसका रेट क्या है, 1 मीटर पे 235 रुपये खर्चा आता है। अब देखें, बाहर हमने चूँकि टाइलें लगानी हैं तो हमें पेरीमीटर चाहिए होगा। पेरीमीटर यानी बाहर से जो चारों लंबाइयों का मजमूआ है। अब पेरीमीटर के लिए हमें लंबाई चाहिए होती है और लंबाई हम पहले मालूम करेंगे। तो फॉर कैलकुलेटिंग कास्ट ऑफ पाथ, हमें कास्ट ऑफ पाथ मालूम करने के लिए वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ द पाथ, एंड फॉर पेरीमीटर वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फर्स्ट। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ स्क्वायर मालूम करनी पड़ेगी। कैसे? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ स्क्वायर। अब एरिया हमारे पास है 225 इज इक्वल टू लेंथ से मुराद एल स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एल हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये 15 मीटर। अब हमारे पास अब लेंथ आ गई तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय एल यानी लेंथ। तो हमारे पास लेंथ है 15, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मीटर पेरीमीटर आ गया हमारे पास, यानी टोटल बाहर से लंबाई। अब कास्ट ऑफ टाइलिंग पाथ का फार्मूला होता है, रेट को हमने पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करना है। तो रेट है हमारे पास 235 और पेरीमीटर है 60, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट बनेगी 14,100 रुपया, जो कि है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी गिव्स ₹25,000 बोनस टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉई एनुअली। एक कंपनी अपने मुलाजमीन को सालाना 25,000 रुपये बोनस देती है। इफ़ कंपनी इंक्रीजेज दैट बोनस इन रेशो 5:4, अगर कंपनी इस बोनस को 5:4 के हिसाब से बढ़ाती है, व्हाट इज़ द न्यू बोनस, तो नया बोनस क्या होगा? नया बोनस हो जाएगा, चूँकि 5:4 है तो 5:4 को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 25,000। इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 31,250, यानी 25,000 से बढ़कर अब बोनस हो जाएगा 31,250, ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कैलिफेट ऑफिशियली अबॉलिश्ड बाय टर्की। टर्की में जो है वो खिलाफत का खात्मा कब हुआ? तो खिलाफत में तुर्की में जो खिलाफत का खात्मा है वो मार्च 1924 में ख़ात्मा हुआ। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्रुप हेल्प्ड इंडियन फोर्सेस ड्यूरिंग द अटैक्स इन ईस्ट पाकिस्तान। कौन सा ग्रुप था कि जिसने मशरकी पाकिस्तान में जो हंगामे हुए 1971 में उसमें इंडियन फोर्सेस की मदद की? तो बंगाली ट्रूप्स, मुक्ति बानी, जतिया, संग साद या नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन बी है हमारे पास कि मुक्ति बानी एक ऐसा ग्रुप था कि जिसने इंडियन फोर्सेस की मदद की थी, और ये मुक्ति बानी का ये नारा था कि ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया जाए और उसको आज़ादी दी जाए। तो इन्होंने इंडियन फोर्सेस की मदद की, जिसके नतीजे में 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। हु वाज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली खातून मेंबर कौन सी थी? ऑप्शन सी, बेगम जहां आरा शाहनवाज, वो मुस्लिम लीग की पहली खातून मेंबर थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पैम्फलेट इन विच द वर्ड पाकिस्तान वाज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। उस किताबचे का, उस पम्फलेट का नाम क्या है कि जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया था? हमें पता है कि 19 जनवरी 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट शाया किया था जिसका नाम था नाउ और नेवर, अब या कभी नहीं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नाम प्रपोज किया था। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है कि उस पम्फलेट का नाम नाउ और नेवर था, 1933। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, हु आर इन मेजॉरिटी अमंग टीचर्स इन पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में यानी मशरकी पाकिस्तान में आज़ादी के बाद जो उसातिज़ा थे वो किस मज़हब से तल्लुक़ रखते थे? मुस्लिम्स थे, ब्रिटिश थे, हिंदू थे या क्रिश्चियंस थे? तो मशरकी पाकिस्तान में ज़्यादा टीचरों की तादाद हिंदुओं पर मुश्तमिल थी, जिन्होंने बांग्लादेश को अलग करने में अहम किरदार अदा किया। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द इनिशियल कमेटी फॉर्म टू ऑर्गेनाइज द OIC समिट। जो पहली कमेटी थी OIC की, उसमें कितने मेंबर्स थे? 5, 6, 7 या 8। तो उसमें पहली कमेटी में 7 मेंबर्स शामिल थे, और ये जो कमेटी का इजलास हुआ था वो लाहौर में हुआ था 1974 में। आफ्टर द ऑफिशियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान टू ईरान। वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान के सरकारी दौरा जो उन्होंने ईरान को किया था। व्हेन डिड द शाह ऑफ ईरान विज़िट पाकिस्तान। इसके बाद शाह ऑफ ईरान ने पाकिस्तान का जो विज़िट है वो कब किया? वो 1950 में उन्होंने किया था। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है वो लिखे हुए आइन की सूरत में मौजूद है। इट हैज़ हाउ मैनी आर्टिकल्स। इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? तो 1973 के आइन में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, यानी 280 आर्टिकल्स हैं। जो 1962 और 1956 वाले आइन हैं उसमें इससे कम आर्टिकल्स हैं। द ईवल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। वो वाली बुराई जो इंसान करते हैं वो उनके बाद भी ज़िंदा रहती है। द सेंटेंसेस, हमने बताना है कि ये सेंटेंस किस किस्म का है, सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है या डिपेंडेंट क्लास है। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है कि जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास होती है। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होता है कि जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा होता है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास होती है, और डिपेंडेंट क्लास खुद एक क्लास होती है। तो अब देखें कि हम इन क्लासेस को देख लेते हैं। ऊपर वाला जो सेंटेंस है हमारे पास, द ईवल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, ये जुमला अगर हम इस तरह थोड़ा सा तब्दीली करें, द ईवल लिव्स आफ्टर देम, जो बुराई है वो उनके बाद भी ज़िंदा रहती है। दैट मैन डू, जो इंसान करते हैं। अगर हम इसको इस तरह तरतीब दें तो द ईवल लिव्स आफ्टर देम, ये पूरा एक कंप्लीट जो सेंटेंस बन रहा है, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और दैट मैन डू ये डिपेंडेंट क्लास बन रही है। तो ऐसा सेंटेंस के जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी।
द सिनोनिम ऑफ हारमोनियस, हारमोनी का सिनोनिम यानी मुतरादफ क्या है? हारमोनी का मतलब होता है हम आहंगी, बर्दाश्त करना। तो इसका जो सिनोनिम है इसी माने में जो इस्तेमाल होता है वो होता है कंकॉर्डेंस, उसका मतलब भी हम आहंगी होता है। बाकियों का मतलब इसके मुकाबले में सिनोनिम नहीं है। द एंटोनिम ऑफ अबेंडन इज़, अबेंडन का मुतजाद यानी अपोजिट मीनिंग वाला कौन सा है? अबेंडन का मतलब होता है तर्क कर देना, ख़त्म कर देना। तो तर्क कर देना या ख़त्म कर देना का जो मुतजाद होगा वो हो जाएगा कि मेंटेन रखना। तो ऑप्शन ए है कि मेंटेन रखना। 71 नंबर क्वेश्चन है, दे डैश ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010, वो 2010 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने दुरुस्त फॉर्म का इस्तेमाल करना है। हमें पता है कि जब हमें वक्त के बारे में बताया जाए सेंस वगैरह या फार वगैरह लगा कर, तो फिर वो जो सेंटेंस होता है वो जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन बी दुरुस्त है। दे हैड बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग हु इनकरेक्टली, हमने बताना है कि नीचे वाले जो चार जुमले हैं चारों में हु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसमें कौन सा जो जुमला ऐसा है कि जिसमें हु इनकरेक्टली गलत इस्तेमाल हुआ है? द टीचर हु टाट अस इंग्लिश हैज़ रिटायर्ड, वो उस्ताद जो हमें पढ़ाते थे वो रिटायर हो गए, बिल्कुल दुरुस्त है ग्रामेटिकली। दैट्स द बॉय हु हेल्प मी, ये वो लड़का है जिसने मेरी मदद की, बिल्कुल ग्रामेटिकली दुरुस्त है। डी नंबर ऑप्शन देखें, ही इज़ द मैन हु वर्क्स इन माई ऑफिस, ये वो शख्स है कि जो मेरे दफ्तर में काम करता है, बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा ऑप्शन देखें, द गर्ल विद हु आई मेट इज़ वेरी काइंड, वो लड़की जिससे मैं मिला वो बहुत मेहरबान है। तो जब गर्ल विद के साथ हमेशा हु नहीं लगता बल्कि हुम लगता है, ये दुरुस्त होना चाहिए था। द गर्ल विद हुम आई मेट इज़ वेरी काइंड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वहाँ हु इनकरेक्टली इस्तेमाल हुआ है। 73 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ यू वॉश द डिशेज़, अगर आप डिशेज़ को साफ़ करते हैं, आई डैश डिनर टुनाइट, तो मैं आज डिनर पकाऊंगा, सर्व करूंगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमने दुरुस्त ऑप्शन बताना है। अब देखें, हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस में एक चीज़ पढ़ी है कि अगर पहला जो पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो दूसरे वाला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो इसका मतलब इफ़ यू वॉश द डिशेज़, अगर आप डिशेज़ साफ़ करेंगे, आई विल कुक डिनर टुनाइट, तो मैं आज रात का खाना बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है? डिपेंडेंट क्लास वो वाली होती है कि जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड के जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो आप देखें, और वो जो सब्जेक्ट भी नहीं होता और फिर साथ ही उसका जो है वो पूरा मतलब नहीं दे रहा होता, यानी ऐसी क्लास के जिसके साथ जब तक कोई और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई और ग्रुप मिलाया ना जाए तो वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं देता। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन ए ऐसा है कि ऑल्दो आई वाज रिटायर्ड, चूँकि मैं रिटायर था। अब देखें यहाँ बात मुकम्मल नहीं है, ये आगे चाह रहा है कि कोई और भी आगे जुमले का हिस्सा हो तब ये अपना जुमला मुकम्मल करेगा। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट क्लास है वो है ऑप्शन ए। आई लव रीडिंग बुक्स, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लास है। ही विल कम टुमारो, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। शी हैज़ 2 सिस्टर्स, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है जो कि अपना जुमला पूरा मफहूम दे रही हैं। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपेजियम इफ द लेंथ ऑफ इट्स 2 bases आर 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमने एक ट्रिपिजियम की अल्टीट्यूड मालूम करना है कि अगर उसकी बेसिस 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हों। द एरिया ऑफ ट्रिपिजियम है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब जबकि एरिया में दिया हुआ है। ट्रिपिजियम एक ऐसी 2D शेप होती है कि जिसमें 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और 2 नॉन पैरेलल होती हैं, और जो 2 बेसिस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। तो हमने अल्टीट्यूड ही मालूम करना है। बेसिस हमारे पास हैं 10 से 18 सेंटीमीटर, एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्टीट्यूड हमने मालूम करना है। एरिया ऑफ ट्रिपिजियम का फार्मूला होता है सम ऑफ बेसिस डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्टीट्यूड। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिपिजियम 48 डाला, बेसिस का सम 28 आ गया, उसको 2 पे डिवाइड किया, जवाब आता है 14। अब 14 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 14, जो कि जवाब आता है 3.4। तो नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी यानी 3 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पोसेसिव स्ट्रक्चर, हमने करेक्ट पोसेसिव स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। यानी हमारे पास नीचे देखें अपॉस्ट्रॉफी एस 2 जुमलों में लगा हुआ है और नीचे जो है वो पोसेसिव सेंटेंस का एक हिस्सा दिया गया है, हमने दुरुस्त बताना है। द कस्टमर्स ट्रॉलीज, ये दुरुस्त
अपॉस्ट्रॉफी का ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि जब प्लूरल हमारे पास नाउन हो तो उसमें हम एस पहले लगाते हैं और एस के बाद हम अपॉस्ट्रॉफी का निशान लगाते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो फिर हम सिंगुलर के बाद अपॉस्ट्रॉफी का निशान लगाएंगे और उसके बाद एस लगाते हैं, तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। अनलेस यू रन फास्ट, जब तक आप तेज़ नहीं भागोगे, यू विल मिस द बस, तो आप बस को मिस कर देंगे। तो इसमें अनलेस यू रन फास्ट, हमने इस क्लास के बारे में बताना है कि ये कौन सी है, तो ये है एडवर्बियल क्लास के, ये बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हो रही है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमने अचीव्ड का दुरुस्त स्पेलिंग बताना है जो कि है ऑप्शन बी ACHIEVED, अचीव्ड। 87 नंबर क्वेश्चन है शी हैज़ डैश हर ड्रेस, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने दुरुस्त फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। हमें पता है कि हैज़ के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल वाली। शी हैज़ स्यून हर ड्रेस, वो अपना ड्रेस सी चुकी है। स्यू का मतलब होता है सीना, इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म स्यूड भी होती है, लेकिन यहाँ हमारे पास चूँकि ऑप्शन स्यून है तो इसलिए ऑप्शन सी दुरुस्त है।